अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी मेरे किसी दूर परे के रिश्तेदार की नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी मरहुमा भाभी की है। मेरी प्यारी भाभी रेशम। उनका असली नाम तो नसरीन था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया। नाम की तब्दीली दरअसल एक मजबूरी थी, क्योंकि जब कोई अपनी शनाख्त खो देता है तो असल नाम भी फिर उसके लिए बोझ बन जाता है। जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे शोहर खावर ट्रक चलाते थे। ट्रक उनका अपना था जिस पर सामान लाद कर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाया करते थे। यूं उन्हें पाकिस्तान का कोना कोना देखने का मौका मिला। एक बार वो ट्रक लेकर मियाँ वाली गए। वहाँ से कुछ सामान लाद कर पिशावर जाना था। पिशावर पहुंचकर सामान उतारा तो एक वाकिफ कार अमान खान मिल गया। ये होटल पर खाना खा रहे थे। अमान खान से पुरानी जान पहचान थी। वो ड्राई फ्रूट का ताजिर था। कई बार उसका माल कराची पहुंचाया था इन्होंने। उसने खैर खैरियत हाल अहवाल के बाद कहा, यार मेरे एक इलाकेदार आदमी का काम है, क्या तुम कर दोगे? मैं तुम्हें इसका बेहतर मुआवजा दिला दूंगा। क्या काम है और माल कहाँ पहुँचाना है? मुल्तान पहुँचाना है। माल नहीं है, बस 2 सवारियाँ हैं। आज कोई सवारी मिली नहीं, उनको मुल्तान जाना ज़रूरी है। हाँ क्यों नहीं, मैं मुल्तान ही जा रहा हूँ, सवारियाँ साथ बिठा लूँगा। रास्ते में चेकिंग हुई तो कह दूंगा मेरे अपने बाल बच्चे हैं। ठीक है, अमान खान ने जवाब दिया, तुम खाना खा लो, तब तक मैं सरवर खान को ले आता हूँ। 10-15 मिनट में वो लौट आया। उसके साथ एक आदमी था। ये सरवर खान था। इसके छोटे भाई की मुल्तान में नौकरी है। उनकी नई शादी हुई है। ये अपनी भाभी को साथ ले जा रहा है। इनको तुम्हारे साथ जाना है। मुल्तान पर जहाँ कहें उतार देना। मेरा ट्रक शाम को रवाना होगा। ये वहाँ अड्डे पे पहुँच जाएं तो मैं इनको ट्रक में बिठा लूँगा। खावर ने एतमाद से जवाब दिया। ठीक है खावर साहब, सरवर खान ने मशकूर होकर कहा। ठीक वक्त पे सरवर एक लड़की के हमरा अड्डे पर आ गया। खावर ये देख कर हैरान रह गया। उसके साथ जो लड़की थी वो बमुश्किल 12 बरस की थी। ताहम एक नज़र के बाद उसने दूसरी नज़र उस पर ना डाली। हमारे वतन के पसमानदा देहातों में यूं भी लड़कियों को कम उम्री में ही ब्याह दिया जाता है। ताहम इस बच्ची और सरवर की उम्र में फ़र्क वाज़ेह था। लगता यही था कि वो इसके छोटे भाई की मनकूहा है। खावर का इस मामले से खैर कोई ताल्लुक न था। अमान खान लेन देन का खरा तिजारती बंदा था और उससे उनका पुराना ताल्लुक भी इसी तिजारत की बुनियाद पे था। सो अमान खान के भरोसे मेरे शोहर ने उनको साथ लाने की हामी भर ली। लड़की ने चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप रखा था। चेहरा थोड़ा सा जाहिर था, जिसको देख के पता चलता था कि लड़की 9 उम्र होने के अलावा खूबसूरत है। उस एक झलक के बाद कावर ने इस बच्ची को दोबारा ना देखा। वो खुद ट्रक की ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। साथी मुलाजिम को साथ वाली नशिस्त पे बिठा लिया, जबकि सरवर और उसके हमरा आने वाली बच्ची को उसने पिछली सीट पे जगह दे दी। ये लंबी और कदरे पतली सीट थी, जिस पर कभी ड्राइवर और कभी साथी ड्राइवर सो जाया करते थे। गोया वो नशिस्त थी जिसको ट्रक ड्राइवर चलते ट्रक में सोने या आराम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। सारी रात का सफ़र तय करके ये लोग सुबह काजिब मुल्तान पहुँचे। अब ये अंधेरा बाकी था। रात भर ट्रक चलाकर खावर बहुत थक चुके थे। वो अब आराम करना चाहते थे। तभी उनके साथी ड्राइवर ने कहा, मुझे अड्डा नंबर 3 पे उतार दो उस्ताद जी, मैं आगे खुद चला जाऊंगा। आप इन सवारियों को उतार दो इनके घर। हमारा घर शहर मुल्तान से कुछ दूर एक मज़ाफ़ाती बस्ती में था। चूँकि लड़की हमराह थी और वक्त ऐसा था कि अभी सुबह का उजाला भी अच्छी तरह ना फैला था, तभी खावर ने यह मुनासिब समझा कि अड्डे पे उतारने की बजाय इन लोगों को इनकी मंजिल के करीब उतार दे।
उसने सरवर खान से पूछा, आप लोगों ने कहाँ उतरना है, जगह बता दें तो आपके ठिकाने के करीब ही उतार दूंगा। सरवर ने बताया, फलां जगह पहुंचा दो, आगे हम खुद चले जाएंगे। जब वो अपनी बताई हुई जगह पर उतरने लगे, खावर ने ज़रा देर को ट्रक से उतरकर करीबी होटल में एक कप चाय ऑर्डर दिया और ख़ुद होटल के वॉशरूम जाने का सोचा। उसकी दोनों सवारियां सड़क पर पैदल चलते हुए एक करीबी गली में मुड़ गईं। तभी खावर को ख्याल आया कि सरवर ने ट्रक में सवार होते एक बैग भी थमाया था। गालिबन उसमें इनके कपड़े और ज़रूरत का सामान होगा जो इस वक्त इनके हाथ में नहीं, शायद ट्रक में भूल गए। वो चाय खाने से दौड़कर सड़क की तरफ गए और बैग उठाने से कबल ही दौड़ लगा दी ताकि गली में मुड़ने वाली दोनों सवारियों को आवाज़ दे के रोक सकें कि अपना सामान तो ले लो। जब खावर गली के सिरे तक पहुंचे तो देखा वो गली के आखिरी कोने पर थे और वहां एक मकान के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे। खावर ने इत्मीनान का सांस लिया कि घर तो देख लिया है। वो गली पार करने की बजाय ट्रक की जानिब लौट आए और चाय खाने के वॉशरूम में चले गए। ज़रा फ्रेश होने के बाद चाय पी, बैग निकाला। ताज़ा दम होने के बाद आराम मिला था, नींद भी उड़ गई थी, कुछ उजाला भी फैल गया था। वो बैग लेकर गली में गए। बदकिस्मती से गली में कोई कांच का बर्तन टूटा हुआ था, कोई ग्लास वगैरह। खावर ने चप्पल पहन रखी थी। तभी कांच का टुकड़ा चप्पल को चीरता हुआ उनके पाँव में चुभ गया। इस कदर जोर से लगा कि पैर से खून बहने लगा। इसी हालत में खावर ने गली में सरवर के मकान तक का फासला तय किया और दर पे दस्तक देने लगे। हाथ में भारी बैग था और दर्द से जान निकली जाती थी। कुछ देर बाद बार बार दस्तक पर एक निहायत हसीन दोशीज़ा ने दरवाज़ा खोला। ज़रा सा पटवा करके बोली, कौन है, क्या नाम है? सरवर खान को बुला दें। इससे पहले कि खावर कहते कि आपका बैग रह गया, ये ले। लड़की ने नफरत से मुंह फेर लिया और बगैर कुछ कहे अंदर चली गई। पाँव में दर्द से टीसें उठ रही थीं, खून बह रहा था और कांच का चुभा हुआ कोना दर्द दे रहा था। तभी वो सरवर खान को आवाज़ लगाते हुए दरवाजे से अंदर चले गए। लड़की तो अंदर कमरे में जाके गायब हो गई। तभी एक बुढ़िया सहन के कोने में बने गुसल खाने से निकली और पूछा, क्या बात है और आप कौन हैं, ऐसे क्यों अंदर आ गए? खाला जी, मैं सरवर के पीछे आया हूँ, उसका सामान मेरे ट्रक पे रह गया, ये लीजिए। खावर ने बैग उस बुढ़िया की तरफ बढ़ाया। तभी औरत की नज़र खावर के पैर पर पड़ी जिससे खून बह रहा था। ये मुझे कांच चुभ गया है, शायद गली में कुछ टूटा हुआ था, उस पे मेरा पाँव आ गया। अच्छा, औरत ने रुखाई से कहा, इधर चारपाई पे बैठ जाओ, मैं ठंडा पानी लाती हूँ, पाँव पे डालो, खून रुक जाएगा। ज़रा देर में वो स्टील का जग भर लाई। खावर ने पाँव धोया और कांच का टुकड़ा खींचकर पैर से अलग कर दिया। अब और ज़्यादा खून बह निकला। खाला जी, कोई कपड़ा है, कोई दवाई ऐसी? हाँ ठहरो। वो अंदर गई और एक साफ सुथरी पट्टी लिपटी हुई ले आई। शीशी में जख्म को धोने के जरासीम कश महलूल भी था। सरवर खान कहाँ है, ज़रा उसे भेजिए। वो चला गया है, उसे कोई ज़रूरी काम था। अच्छा। खावर उठने ही को थे कि औरत बोली, लंबे सफ़र से आए हो, पाँव भी ज़ख्मी है, ज़रा सा बैठ जाओ, ज़ख्म रसना बंद हो जाएगा, फिर चले जाना। वो बर्फ़ की कुछ डलियाँ एक बर्तन में डाल के लाई। ये भी ज़ख्म पे फेरोगे तो खून जम जाएगा। ज़रा देर बाद तकलीफ़ कम हो गई और ज़ख्म भी रसना बंद हो गया। अब उस ज़ख्मी पाँव से कैसे चलोगे? पाँव पर दबाव पड़ेगा तो खून बहने लगेगा। कांच निकल गया है, बस अब नहीं बहेगा। अड्डे तक किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा। इतने में औरत ने आवाज़ दी, गुल, इधर आओ, एक कप चाय बनाकर ला दो। चाय पीने से इनको आराम मिल जाएगा। आखिर को ये हमारी शबनम का बैग लाए हैं। सरवर खान तो लाना भूल गया था। अब बूढ़ी औरत पास ही रखी चारपाई पे बैठ गई और चाय का इंतज़ार करने लगी। ज़रा देर में ही लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था चाय के 2 कप ट्रे में रख कर ले आई और चारपाई पर उन दोनों के दरमियान रख कर चल दी। औरत के अंदाज और लड़की के रवैये से खावर ने समझ लिया कि ये किस किस्म के लोग हो सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर जेब में हाथ डाला
और सिगरेट की डब्बी निकालने के बहाने नोटों की मोटी सी गड्डी निकाल कर चारपाई पे रख दी। वो अंदाज़ा करना चाहते थे क्या वाकई ये उसी कमाश के लोग हैं जैसा उन्हें इस वक्त गुमान हुआ था। नोटों की गड्डी देखकर बुढ़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने नहायत खुश इखलाकी से सवाल किया, तुम कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो और सरवर खान से तुम्हारी क्या जान पहचान? खावर ने बेनियाजी से जवाब दिया, आंटी जी वो मेरा पुराना वाकिफ़कार है, मैं उसका माल लाता ले जाता हूँ। बुढ़िया ने माल का कुछ और ही मतलब दिया, गालिबन वैसा ही माल जैसा कि वो आज लाया था। तभी उसकी बाछें खिल गईं और कदरे खुश इखलाकी से बोली, बेटा कुछ खाओ पियोगे, नाश्ता करोगे? सुबह का वक्त है, सारी रात का सफ़र किया है, नाश्ता कर लो और थोड़ा सा आराम भी कर लो। खावर भी शायद यही चाहते थे कि घड़ी दो घड़ी रुक कर सरवर खान की हकीकत जान ले। औरत उनको अपने कमरे में ले गई और तख्त पोश की तरफ इशारा करके बोली, दम भर लो, यहाँ लेट जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। खावर ने जानबूझकर नोटों की गड्डी सहन में पड़ी चारपाई से ना उठाई। चंद मिनट बाद वही लड़की जो चाय लाई थी नोटों की गड्डी भी ले आई। खावर को दे के बोली, आप ये बाहर भूल गए थे। खावर ने लापरवाही से नोट लेकर जेब में डाल लिए। बुढ़िया बाहर जा चुकी थी। वही लड़की नाश्ता लाई और करीब बड़ी छोटी मेज़ पे रख के बोली, नाश्ता कर ले। तभी खावर ने कहा, तुम भी बैठो। वो बिला चूंचरा पास तपाई पे टिक गई, लेकिन इस बार उसका तासुर खुशगवार ना था, जैसे बादले ना खास्ता बैठी हो। सुबह से वो बुढ़िया के हुक्म से ही चाय और पानी वगैरह देकर गई थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बड़ी गमगीन सी। शक्ल पर नागवारी का एहसास तो माथे पे बल। खावर भी इस नगरी की रीत जानते थे। रुखाई से सलाम का जवाब देने वाली बुढ़िया की नोट की गड्डी देखकर बाछें खिल गई थी। वो अब नहायत खुश इखलाकी से आओ भगत कर रही थी और अब इस लड़की के अंदर बेगानगी से खावर को कोफ्त होने लगी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, तुम्हारी लड़की खुश इखलाक मालूम नहीं होती। इस पर लड़की उठ के चली गई। उसकी जगह बड़ी भी बैठ गई और बोली, बद तहजीब है, तौर तरीके दुरुस्त नहीं हुए, भी आदाब सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दरअसल नहीं है। क्या ये आपकी बेटी नहीं? वह सर झुका कर और मुंह लटका के चुप रह गई। और वो दूसरी बच्ची जो अभी सरवर खान के साथ आई थी, उसका आज इस शहर में पहला दिन है। सफ़र से थकी हुई आई थी, आते ही सो गई है। हाँ बच्ची है, आराम करने दो, ट्रक में सफ़र करने से बेआरामी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बुढ़िया समझ रही थी खावर सरवर खान का ही आदमी है जो उसका माल लाता ले जाता है, उसके धंधे से वाकिफ़ है। हालांकि खावर को यहाँ आके इल्म हुआ था कि उसके काले करतूत क्या हैं, और वो वाकिफ़कार था भी कब। उन्होंने तो अमान खान के कहने पे इन लोगों की मदद की। खावर ने तकरीबन आधे घंटे आराम किया। इस दौरान उसकी आंख भी लग गई। आंख खुली तो एहसास हुआ बहुत वक्त गुजर चुका है। ट्रक अड्डे पे खड़ा है। जल्दी से चप्पल पाँव में डालकर चलने को उठे तो बुढ़िया आ गई। क्या चल दिए? जी हाँ, बहुत वक्त हो गया है, पाँव का दर्द भी कम हो गया है, अब चलूँगा। जो ही खावर कमरे से निकले, बुढ़िया भी साथ दरवाजे तक आई। उसके पीछे ही गुल भी थी, जो अब बनी संवरी उम्दा लिबास पहने हुए थी, दुल्हन ही लग रही थी। वो बेहद दिलकश थी कि खावर के दिल में उतर गई। दोबारा ज़रूर आना, कब आओगे? बड़ी बी ने अपनायत से कहा तो खावर ने जवाब दिया, जब इधर से गुजर हुआ आ जाऊंगा। तभी लड़की पे नज़र डाली, 16 सिंगार किए, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की थी, मसनूई, जैसे वो कोई खुफिया पैगाम दे रही हो, खामोशी की ज़ुबान में समझा रही हो कि मैं वो नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। मैं मजबूर हूँ और हालात के जाल में फंसी हुई हूँ, हालात के रहमो करम पर हूँ। मेरी खबर लेने दोबारा ज़रूर आना। घर आकर खावर ने मुझे सब बताया और बोले, नाजो, कोई ऐसी बात उस लड़की में ज़रूर थी जो मुझे रहम खाने पे मजबूर कर रही थी। अगर तुम इजाज़त दो तो एक बार और वहाँ जाकर हालात जानने की कोशिश करूँ। मैंने कहा, कोई बीवी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती, मगर मुझे आप पे एतबार है, मैं आपको इसकी इजाज़त देती हूँ। कहीं
नہ کہیں دل میں یہ بھی ارادہ تھا، شادی نئی نہیں ہوئی ہے، چلو شوہر کو آزماتے ہیں۔ بولے تم سے محبت ہے تبھی سب کچھ بتایا، نہ بتاتا تو تمہیں معلوم نہ ہوتا۔ مرد باہر جا کر جو بھی کرے، بیوی تو بیچاری گھر کی چار دیواری میں اسے پارسا ہی جانتی ہے، اسے کیا خبر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں ایسا مرد نہیں ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی دھوکہ نہیں دوں گا۔ بس پھر 2 ہفتے بعد ایک روز ملتان اڈے پر ٹرک کھڑا کیا تو گھر جانے سے پہلے خیال آیا گل کو دیکھنا چاہیے۔ قدم خود بخود اس گلی کی طرف چل پڑے۔ خاور نے اسی وقت دروازے پہ دستک دی۔ ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا، جو ان کی ملازمہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے خاور کو کمرے میں بٹھایا، پھر بڑی بی آئیں اور آتے ہی ان کی باچھیں کھل گئیں۔ آؤ بیٹا، خوش رہو، کب سے انتظار تھا۔ خاور نے تبھی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر بڑھیا کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسے رکھیے، پھر کسی دن آ کر لے جاؤں گا، ابھی بہت آگے جانا ہے، اتنی رقم ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا، واپسی پر دیکھی جائے گی۔ بلا چون چرا وہ رقم اندر لے گی۔ تھوڑی دیر بعد سجی سمری گل آ گئی۔ وہ خاور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ذرا سی ہمدردی پا کر ہی اس کی آنکھوں کے پیالے چھلک پڑے۔ اس نے بتایا، جب میں نویں میں پڑھتی تھی، نوجوانوں کے جھانسے میں آ گئی، یوں سرور خان کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے مجھے اس عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب سے یہاں ہوں، مجبوراً رہتی ہوں، یہاں سے بھاگی بھی تو کدھر جاؤں گی، دنیا تو جانوروں سے بھری پڑی ہے۔ خاور نے اسے اعتبار دلایا تو اس نے بتایا کہ وہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے۔ کراچی میں والدین عرصہ قبل محنت مزدوری کرنے آئے تھے۔ ماں کوٹھیوں میں کام کرتی تو باپ رکشہ چلاتا۔ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے وہ واپس گاؤں جا کر زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر گزر بسر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ رحیم یار خان میں مزدوری تو ملتی تھی، لیکن دیہات میں رہنے کی وجہ سے برائے نام اجرت ملتی، بھوکوں مرتے تھے، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ گل 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور 9ویں میں پڑھتی تھی۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ گل میٹرک پاس کرے تاکہ گاؤں جا کر کسی اسکول میں استانی لگ جائے۔ وہ اسے کوٹھیوں میں جھاڑو پونچھے پر نہیں لگانا چاہتے تھے، کیونکہ یوں ہی کوٹھیوں میں کام کرنے والی کئی نو عمر لڑکیاں بھاگ چکی تھیں۔ دولت کی چمک دمک دکھا کر کئی اوباش لوگ ان کو لے اڑے تھے۔ لڑکیاں تو نادان ہوتی ہیں، گھروں میں رہنے والی، اسکول جائیں تو اونچے خواب ان کے گرد خطرات کی طرح منڈلانے لگتے ہیں۔ گل بھی ایک روز اسکول سے گھر آنے کو نکلی تو روڈ پہ ایک گاڑی میں بیٹھے نوجوان نے اسے اپنے جانب متوجہ کر لیا۔ اسکول گھر سے نزدیک تھا، لیکن اس نوجوان کی آفر پہ کہ چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس کے قدم ذرا سا ڈگمگائے، دل دھڑکنے لگا۔ ڈر کر اس نے گلی میں دوڑ لگا دی اور گھر کے اندر آ کے دم لیا۔ ماں باپ کام پر گئے تھے، چھوٹے بہن بھائی مدرسے، تبھی اس نے گھر کا دروازہ خوب اچھی طرح بند کر لیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ وہ نوجوان بھی اس کے تعاقب میں گھر تک گیا تھا اور اس کا ٹھکانہ دیکھ لیا۔ چند ہی دنوں میں جب وہ اسکول جانے کو نکلی، گلی کے اختتام پر 2 نوجوانوں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور قریب کھڑی گاڑی میں اسے دھکیل کر وہاں سے ہوا ہو گئے۔ یہ سرور خان کے آدمی نہ تھے، لیکن یہ گروہ غریبوں کی لڑکیاں اغوا کر کے وطن کی آخری چوٹی کے پاس پہاڑوں میں لاتا تھا اور یہاں ہر جمعرات لڑکیوں کی منڈی لگتی تھی۔ سرور خان کے آدمی ادھر سے ہی یہ لڑکیاں خرید کر لے جاتے تھے، پھر ان کو غلط دھندا کرنے والوں کے ہاتھوں فروخت کر کے دام کھڑے کر لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ چھوٹی بچیاں اور کم سن بچیاں ہی خریدا کرتا تھا کہ آسانی سے خوف زدہ کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ گل کی زبانی ایسے انکشافات سن کر خاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑھیا اندر گڈی سے نوٹ گن رہی تھی اور دوسرے کمرے میں گل اپنی غم زدہ داستان خاور کو بیان کر رہی تھی۔ کیا اب تم واپس اپنے والدین کے پاس جانا نہیں چاہو گی؟ وہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے، میرے رشتہ دار باپ اور بھائیوں کے ہاتھوں مجھے مروا دیں گے کہ یہ گھر سے بھاگی تھی۔ اپنی داستان بتاؤں گی پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ تب میں کوشش کروں گا، خاور نے کہا۔ کوشش کرنے میں حرج نہیں، گل نے کہا، کر کے دیکھ لو۔
اگلے ماہ خاور دوبارہ وہاں گیا۔ بڑھیا سے کہا، تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے، میں اسے شادی کا آرزو مند ہوں، کتنے میں دو گی؟ اس نے لاکھوں میں قیمت لگا دی، مگر خاور کے لیے وہ گل کی آزادی کی قیمت سے زیادہ نہ تھی۔ فوری طور پہ انہوں نے اپنا ٹرک فروخت کیا۔ بڑھیا کو رقم دیکھ کر گل کو گھر لے آئے۔ ہم نے اس کے والدین سے رابطہ کیا، مگر انہوں نے جواب دیا، ہماری بیٹی تو کب کی مر چکی ہے، واپس آئی تو ہم خود اسے مار دیں گے۔ ماں نے خفیہ پیغام بھجوا دیا کہ بہتر ہے واپس نہ آئے، آپ لوگ کسی اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں، میں چوری چھپے ملنے آ جایا کروں گی۔ اب مسئلہ گل کی شادی کا تھا۔ انہی دنوں کارگل میں جنگ چھڑ گئی۔ میرا بھائی جو فوج میں تھا، جنگ کے دوران زخمی ہوا، ایک ٹانگ بھی کٹ گئی، دشمن کی گولی کے زد میں آ گیا تھا۔ اسے ریٹائر کر دیا گیا اور باعزت ریٹائرمنٹ کے ساتھ کافی رقم بھی معذور ہونے کی وجہ سے ملی۔ اس کی بھی شادی کا مسئلہ تھا۔ جب ٹھیک ہو کر آیا تو کڑیل اور خوبصورت جوان ہونے کے باوجود معذور تھا۔ گل نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب میں نے پوچھا، گل، کیا تم میرے بھائی سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ نے مجھے سہارا دیا ہے، میں آپ کے بھائی کا سہارا بنوں گی۔ بھائی کو سرکار کی طرف سے کافی پیسے ملے تھے، گھر بھی، رقم انہوں نے بینک میں رکھوائی۔ کچھ رقم جو میرے خامن نے ٹرک بیچ کر گل کو چھڑانے پہ خرچ کی تھی، وہ بھی میرے بھائی نے خاور کو واپس کر دی۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خاور جو ٹرک فروخت کر کے بے روزگار اور بے دست و پا ہو چکے تھے، اس رقم سے انہوں نے دوبارہ ٹرک خرید لیا اور اللہ نے اس میں برکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سے 2 اور پھر 3 ٹرک ہو گئے۔ میرے بھائی نے بھی خاور کے کاروبار میں حصہ ڈالا اور یوں منافع میں شریک ہو گئے۔ یوں ہمارے حالات اچھے ہو گئے۔ یہ سب گل کی قسمت تھی۔ اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا۔ بدقسمتی سے تیسرے بچے کی پیدائش پہ گل زندگی کی بازی ہار گئی۔ نومولود بچی کو میں نے گود لے لیا، بلکہ تینوں بچوں کی پرورش ہی میں نے کی۔ میرے بھائی نے اور شادی نہ کی اور یہ بچے ہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ گل کا اصل نام نسرین تھا اور بھائی اس کو پیار سے ریشم کہتے تھے، کیونکہ اس کی صورت فلم سٹار ریشم سے ملتی جلتی تھی۔ آج سالوں بعد اپنی عزیز جان بھابھی ریشم کی کہانی سناتے میری آنکھیں نم ہیں اور دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہر لڑکی کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ان بھٹکی ہوئی لڑکیوں کو راہ چلتے ملنے والا ہر انسان ضروری تو نہیں کہ میرے شوہر خاور کی طرح کا ہی نیک دل ہو، جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے بھی ریشم کی زندگی بدل دی۔